हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चे, आज एग्जाम शुरू हुआ है ग्रुप डी का, और आप इतना भरोसा मेरे ऊपर तो करते हो एटलीस्ट कि जो भी आपको बता के जाऊंगा वो पॉइंट टू पॉइंट बहुत काम आने वाला है आज की गाइडेंस आपको। और निश्चित तौर पर बच्चों इसको बहुत सीरियस देखना, इस वीडियो को जो भी बताऊंगा बहुत एनालिसिस करके सारी चीज़ों को लेकर के आया हूँ, तभी मैं 5 बजे आया हूँ। वरना मैं ऐसा भी हो सकता था कि इस वीडियो को मैं तुरंत पहली शिफ्ट होती है और मैं बता देता। पहली और दूसरी शिफ्ट हो चुकी है, तीसरी शिफ्ट 6 बजे होगी कंप्लीट। तो मैंने सोचा कि 2 शिफ्टों के आधार पर बढ़िया एनालिसिस किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर आज का जो एनालिसिस होगा वो दोनों शिफ्टों को ध्यान में रखते हुए होगा। कुछ कॉमन टॉपिक्स रहे नहीं रहे, वरना आज तक रेलवे ग्रुप डी में ऐसा रहा है, अगर आप पिछली बार का देखोगे पेपर, कि जैसे अगर मान लीजिए मैथ्स में नंबर सिस्टम से पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है, तो चाहे एग्जाम 30 दिन चला और 30 दिन में 3-3 शिफ्ट चली, 90 की 90 शिफ्टों में फिर वहां से नंबर सिस्टम से यूनिट डिजिट का क्वेश्चन लगातार चला है, इकाई का अंक लगातार चला है। ये इन्होंने पिछली बार फॉलो किया था, पर इस बार इन्होंने उससे टूटे हैं, उससे थोड़ा सा हटे हैं। ऐसा नहीं है कि आज जो सिस्टम पहले चल रहा था ग्रुप डी में वैसा ही चला है। अगर आज पहली शिफ्ट में कुछ पूछा है तो दूसरी शिफ्ट में वहां का साइड की चीज पूछ ली, यूनिट डिजिट ना पूछ के दूसरी चीज पूछ ली। ऐसा यहाँ वो रिदम तो तोड़ दिया है इन्होंने। यानी हम जो ये मानते थे कि ग्रुप डी में वैसा ही पूछा जाता है जैसा पहली शिफ्ट में पहले दिन पूछा जाता है। तो अभी आपको थोड़ी सी क्रोनोलॉजी मैं थोड़ा समझाऊंगा, और निश्चित तौर पर बच्चों ये वीडियो बहुत काम करेगा। और मैं आपको ये भी बता करके जाऊंगा कि आज सब्जेक्ट वाइज अगर आपका इतना अच्छा स्कोर हो रहा हो, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, फालतू टच करने की कोशिश मत करना। 1/3 आपको बर्बाद कर देगी, ये वो नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, तो उतना ही। और लास्ट में आकर के ना आप एक ही चीज से परेशान दिखोगे। आप बहुत अच्छा स्कोर भी करके आओगे, बहुत अच्छा अटेम्प्ट भी करके आओगे, और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप अपने सिलेक्शन ना होने का कारण सिर्फ एक ही चीज को दोगे कि मैंने टच ज्यादा कर दिए थे, नेगेटिव मार्किंग मेरा नाश लेके गई है, और ये होगा। इसलिए प्लीज, जो आपको वैसा लगे कि ये मेरा इर्द गिर्द भी मैं इस क्वेश्चन के लिए नहीं हूं, और मेरे क्वेश्चन चाहे कम अटेम्प्ट हो रहे हो, पर मैं इसको फालतू में टच नहीं करूंगा। बच्चे क्या करते हैं कि ठीक है 80 जिसका अटेम्प्ट हो रहा है, 82 हो रहा है, वो तो संतुष्ट है, भाई मुझे जो आता है मैंने कर दिया। लेकिन कोई बच्चा 70-72 पे रुक रहा है, तो ये सोचता है कि किसी ने यूट्यूबर ने बताया था कि 80 टच करके आना है, कट ऑफ 75 जाएगी, मैं तो 72 ही टच करके आया हूं, तो मेरा तो होना ही नहीं है, क्योंकि किसी ने बता दिया कि 75 सेफ स्कोर है। अब जो 72 टच कर रहा है, चाहे वो सही कर रहा है, अब उसको लगेगा कि यार तू तो कहीं सिलेक्शन से बाहर है, इसलिए तू टच और ज्यादा कर। इसलिए गड़बड़ हो जाती है बच्चों। इन बातों को बहुत गौर से सुनना। ऐसा भी होता है कि ग्रुप डी में 30-30 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलता है, 30-30 नंबर का। अगर कोई 70-72 टच करके आया और उसके मान लीजिए 65-66 सही भी हो गए, और उसकी शिफ्ट बहुत टफ हुई, आप क्यों 80 टच के पीछे पड़े हुए हो? क्यों 75 टच करोगे आप? भाई आपको 65 सही कर दिए, 72-73 टच करके आए हो, 65 सही हो गए, जिसकी संभावना भी रहती है। और आपको नॉर्मल हो सकता है, आपकी शिफ्ट बहुत हार्ड हो, आपको नॉर्मलाइजेशन 20 नंबर का फायदा हो गया। तो ये भी तो हो सकता है ना। आप दूसरा पहलू भी सोचा करो, यही मत सोच लिया करो कि हाँ मेरा अटेम्प्ट कम हो रहा है, इसको बढ़ाऊं कैसे भी करके। मत बढ़ाना 1/3 की नेगेटिव मार्किंग में, वरना ये दिक्कत करेगा आपको। ठीक है, अब देखो बच्चों, आज सबसे ज्यादा जो बच्चा परेशान दिखा पूरे दोनों शिफ्टों में मैं बता रहा हूं, वो एक ही चीज से दिखा कि जीएस ने परेशान कर दिया, कि करंट अफेयर्स डाल दिया पूरा का पूरा। और बच्चों जो पेपर देके आए हैं ना, वो मेरी बात को जरूर रिलेट करके इस वीडियो के नीचे कमेंट करना कि मैं जो बता रहा हूं कि बिल्कुल ऐसा हुआ कि नहीं, तब मेरा ये रियल एनालिसिस माना जाएगा, वरना तो ये फिर ऐसा ही बेकार में मैं बातें कर रहा हूं। ठीक है, तो आज का जिनका पेपर हुआ है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिव्यू। तो मेरे भाई, आज ये कह रहे हो ना आप आज की डेट में कि करंट अफेयर्स पूछा गया है, तो देखिए ये सभी हम यूट्यूबर्स के लिए भी एक वो है, हम टीचर्स के लिए, हम संस्थानों के लिए भी एक सबक है कि हम पूरा जीएस बच्चों को पढ़ा दे रहे थे। इवन मैं भी उनमें हूं, मेरा संस्थान भी उसमें है कि हमने जीएस सबको वही पढ़ाया। हमने माना कि हमने करंट अफेयर्स भी पढ़ाया, लेकिन अगर हम सिलेबस को थोड़ा और ध्यान से पढ़ लेते तो हम जो गधापट्टी चल रही है वैसे नहीं चलते। अब हालांकि उसका दोष कहीं ना कहीं बच्चों आप भी हैं उसके दोषी। अगर कोई टीचर केवल करंट अफेयर्स आपको जीएस में पढ़ाए, क्या आप पढ़ लोगे? आप उसको बोलोगे कि आपने वो तो पढ़ाया ही नहीं, आपने वो तो पढ़ाया ही नहीं। पर आप देखो ना कि भाई कभी कभी ऐसा होता है कि सिलेबस से इधर इधर कुछ भी नहीं जाता। कभी कभी कोई कंपनी जो पेपर बनाती है, टीसीएस ने बनाया इस बार पेपर, तो आप देखो ना कि आप इसका, आप जीएस का सिलेबस पढ़ो। यहां पर जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी, 20 नंबर की तो होगी। जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर जीके पूछेंगे भी तो करंट अफेयर्स के ऊपर ही जीके पूछेंगे, और यही तो हो रहा है आज। अगर उसने इकोनॉमी पूछी है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आया है, तो वो भी करंट से रिलेट करके पूछा है। अगर वो पॉलिटी का भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो मंत्रिमंडल से क्वेश्चन दे रहा है, क्यों पॉलिटी से पूछ लेगा। तो उसने लिखा तो है जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स पे पूछे। और देखो टॉपिक देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी वो चीज पूछी होगी जो, या तो जैसे इसरो चीफ को अवार्ड पूछ लिया तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आ गया वो, है ना। जैसे मान लीजिए स्पोर्ट्स से पूछा है तो स्पोर्ट्स के अवार्ड पूछा है, स्पोर्ट्स से संबंधित पूछा तो करंट अफेयर्स यहीं से बन रहा है ना वो। आप देखो कल्चर से रिलेटेड चीजें पूछी जा रही हैं, पर्सनैलिटीज से रिलेटेड पूछी जा रही हैं चीजें, तो ये इनमें से इकोनॉमिक्स पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बना दे रहा है, पॉलिटिक्स पे बना दे रहा है मंत्रिमंडल, तभी तो आ रहा है। ठीक है, एनी अदर आप देखो ना सिलेबस में सब कुछ लिखा हुआ है मेरे भाई, हम करते नहीं है इसलिए दिक्कत होती है। ये ऑफिशियल सिलेबस लेकर के आया हूं, और इन्हीं से क्वेश्चन आएगा, लास्ट की शिफ्ट तक क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो इन चीजों को क्यों नहीं रट दो आप करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आप इन टॉपिक्स के इर्द रहो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्या क्या खोजे हुई है हमारे यहाँ, पिछले 1.5-2 साल में भी हुई हो, सब इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड पिछले 2-3 साल का भी सब स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स आना ही आना है, 2-3 प्रश्न आएंगे ही आएंगे। कल्चर से आएगा ही आएगा, पर्सनैलिटी से आएगा ही आएगा, पॉलिटिक्स से आएगा ही आएगा, पर ये करंट अफेयर्स को रिलेट करते हुए, है ना। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो बातें आप आज बता रहे हो, पहले बता दिए होते, पहले आप मानते भी कहां मेरी। कहते नहीं हिस्ट्री कैसे नहीं आएगी, मास्टर पागल हो गया है, पॉलिटी कैसे नहीं आएगी, इसलिए मास्टर को पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि आपको लगेगा ये तो है नहीं किधर भी। पेपर आता है तो फिर कहोगे हाँ, पेपर के टाइम पे एक दिन आप उसकी प्रशंसा कर दोगे, बाकी दिन उसको गाली दोगे, तो उसकी भी कहां हिम्मत बचती है। ये बात होती है ना। अब अगर मैं देखूं मेरे भाई, सारी चीजों को भी समझना। देखिए अब तक जो हो गया, अब तक एक बच्चा कह रहा है सर अब तक क्यों नहीं बताया सर। भाई अब तक जो हो गया ठीक है, हमें भी थोड़ी पता है, कंपनी बिल्कुल सिलेबस पे बिल्कुल अड़िग रहेगी। आज रही है तो आज बता रहा हूं कि भाई इसको इस तरह से ही करना है अब आगे के पेपर के लिए। आज तो आपको सीख आ गई ना, आज से समझ जाओ।
आपके लिए हम लोग क्लास लगवा देंगे, और बताओ, और लगवा रहे हैं करंट अफेयर्स की। आज 3 क्लास आपको मिलेंगी, एक मिल चुकी है 3 बजे, एक रात को 10 बजे तक भी मिलेगी, एक बीच में मिलेगी 7 बजे के आसपास। तो 3 क्लासेज उन सभी टॉपिक्स को कवर कर रही होंगी जो आगे आपके काम आएंगे। तो हम सिलेबस पे करा रहे हैं, एनालिसिस पे नहीं, सिलेबस पे। ठीक है, चलो अब अगर मैं देखूं बच्चों कि भाई आप ये पूछना चाहो मुझसे कि सर मैथ्स कैसा आया, रीजनिंग कैसी आई, मैं पेपर नहीं बता रहा हूं ना, मैं बता सकता हूं, ये रेलवे ने मना किया है। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि पेपर आया कहां से है, ताकि आप वैसी तैयारी कर लो। पेपर एनालिसिस तब होता है जब मैं उन क्वेश्चंस को करवा रहा होता कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। तो देखो, सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है, इस चैप्टर को एक बार और अच्छे से कर जाना। सीटिंग अरेंजमेंट की एक स्पेशल क्लास में लगवा दूंगा रीजनिंग में। ठीक है, आज लगने वाली है, 3 से 4 क्लास आ रहे हैं। और अगर रीजनिंग अगर आप देखोगे तो एवरेज बच्चा जो कर पा रहा है 27-28 अटेम्प्ट आराम से कर दे रहा है यार रीजनिंग में। फिर एक दो कहां फंस रहे हैं, या तो पजल में फंस रहा है, और सीटिंग अरेंजमेंट के 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2 आसान आ रहे हैं, 2 थोड़े से आपको फंसाने वाले आ रहे हैं, यही उसका 27-28 हो रहा है। बाकी सब जगह उसको, हाँ, 1-2 सीरीज में भी उसको दिक्कत आ रही है। ठीक है, सीरीज के क्वेश्चन भी 1-2 परेशान करने वाले हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि सीटिंग अरेंजमेंट कथन निष्कर्ष नहीं परेशान कर रहा है, नंबर सीरीज ये कर रही है परेशान। ठीक है, डायरेक्शन और नंबर सीरीज में 1-2 आपकी बन जाएगा, 1-2 आपको परेशान करेगा। 3-4 क्वेश्चन बहुत होते हैं, डायरेक्शन के 3-4 क्वेश्चन नहीं करते परेशान, कोडिंग डिकोडिंग नहीं करेगा, ब्लड रिलेशन 1-2 क्वेश्चन है हो जाएगा। ये 1-2 क्यों लिखा है, किसी पहली शिफ्ट में 1 आ गया, दूसरी में 2 आ गए, इसलिए 1-2 लिखा है। ये आपको 3-4 2-3 इसलिए मिलेंगे क्योंकि एक शिफ्ट में इतने हैं, एक शिफ्ट में इतने हैं, पर इन चैप्टर से हर शिफ्ट में प्रश्न अब आना है। अल्फाबेटिकल सीरीज 3-4, मैथमेटिकल ऑपरेशन 2, वेन डायग्राम 2, कंडीशनल नंबर लेटर 1-2, ये वही होती है आपकी सांकेतिक कोडिंग वाले, कंडीशनल नंबर पे आप ज्यादा मत जाना। ठीक है, तो अब इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे स्पेशल प्रैक्टिस सेट्स में, जो भी मैं बताऊंगा कब कैसे होगा। तो कुल मिलाकर के ये आपका क्वेश्चन पेपर है रीजनिंग का। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूं मैथ्स का, और मैथ्स का हम थोड़ा लेवल भी लेकर चलेंगे। लेवल मैंने आपको रीजनिंग का डिस्कस कर लिया, बाकी कोई चैप्टर बहुत परेशान करने वाला नहीं है। अभी मैं अगर मैथ्स में बोलूं तो मेरे भाई रेशो के एक शिफ्ट में आ गया, एक प्रश्न एक में नहीं आया, तो इस तरह से आ रहा है। और पार्टनरशिप का 1-2 प्रश्न आ रहा है, टाइम एंड वर्क के 2 प्रश्न आ रहे हैं, पाइप सिस्टम से भी क्वेश्चन आया एक शिफ्ट में, बोट एंड स्ट्रीम से भी आया, दोनों शिफ्टों में एक आया है। ठीक है, इनसे अक्सर लोग मानते हैं पाइप सिस्टम और बोट स्ट्रीम से आएगा नहीं प्रश्न, पर इन दोनों ही चैप्टर से आया है। और मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है, बना लोगे आप, थोड़ा सा भी पढ़ लोगे तो। एसआई एंड सीआई इसके थोड़े से क्वेश्चन आ रहे हैं, फंसाने वाले आ रहे हैं, 1-2 प्रश्न आ रहे हैं। मान लीजिए एक कभी दोनों में शिफ्टों में आ गया, एक दोनों सीआई एसआई से, और एक शिफ्ट में किसी एक से आया है। तो ये एसआई एंड सीआई वाले जो क्वेश्चन है, ये थोड़ी कैलकुलेशन है बस, बाकी टाइम टेकिंग है। मैथ्स से थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, क्योंकि 1-2 चैप्टर्स के क्वेश्चन, जैसे मेंसुरेशन के क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन पूछ ली है, कुछ पॉइंट वाली चीजें पूछ ली हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है बस। सिंप्लीफिकेशन 1-2 प्रश्न आ रहे हैं, ट्रेन से 1 प्रश्न आ रहा है, अलजेब्रा से 1 प्रश्न है, दोनों शिफ्टों में जो आया मैंने वो लिखा है। एवरेज 1-2 प्रश्न आया है। ठीक है, मेंसुरेशन 2D 3D 2-3 क्वेश्चंस हैं, तो ये परेशान कर सकती है बात आपको। मेंसुरेशन के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वो आपको कर लेंगे आप आराम से, अगर फॉर्मूला याद है तो। नंबर सिस्टम 1-2 प्रश्न है, बन जाएगा। एलसीएम एचसीएफ 1 प्रश्न है, प्रॉफिट लॉस से 2-3 प्रश्न है, डिस्काउंट से 1 प्रश्न है, बहुलक भी पूछा जा रहा है, और दूसरी शिफ्ट में माध्य और माध्यिका पूछे गए हैं। तो तीनों चीजें एक साथ पढ़ते हो ना, माध्य भी पढ़ते हो, माध्यिका भी पढ़ते हो, और बहुलक पढ़ते हो। माध्यिका तो भाई ये सब एक ही चैप्टर का कमाल है स्टैटिस्टिक्स का, तो वो एक क्वेश्चन उसका भी आ रहा है। परसेंटेज 1 से 2 प्रश्न है, तो मतलब किसी शिफ्ट में बहुलक पूछ लिया, किसी में माध्य पूछ लिया, तो उस तरह से माध्य तो एवरेज ही होता है ना आपका। परसेंटेज का 1-2 प्रश्न हो गया, और ट्रिग्नोमेट्री का केवल 1 प्रश्न है। एपी एंड जीपी समांतर श्रेणी जो माध्य माध्यिका उसकी बात है, तो 2 प्रश्न हो गए। ठीक है, तो ये अगर आप देखोगे तो आप कहोगे सर ये जो एडवांस मैथ्स है वो कितना आ रहा है। अगर मैं बोलूं बच्चों तो अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम को और मेंसुरेशन को अगर मैं अर्थमेटिक में गिन करके चलूं, तो अर्थमेटिक ही आपका बचता है। केवल एडवांस में अगर गिनोगे तो इस स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन को मान लेते हैं, और भैया ये ट्रिग्नोमेट्री, और देखो एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है, अलजेब्रा का। तो ये जो क्वेश्चन है यही बस आपके एडवांस हैं। तो मैं कहूंगा कि भैया 20 प्रश्न तो आपके अर्थमेटिक से हैं ही, तो 4 से 5 प्रश्न आपके एडवांस से हैं, तो जो आपको भाई अंडरस्टूड भी था इतना तो होगा ही। ठीक है, कुछ लोग इसको नंबर सिस्टम को एडवांस में मान लेंगे, तो फिर वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मेंसुरेशन को उधर मान के चलेंगे तो 6-7 तक चली जाएगी चीजें, है ना। चलो अब हम साइंस की बात, तो कुल मिलाकर के जो मैथ्स है थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, और लेवल भी किसी चैप्टर का, जैसे मैंने बोला, तो लेवल मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन बस थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ जाएगी, थोड़ा इसलिए टाइम लग जाएगा। तो 25 प्रश्न मैथ में से कितने बना सकते हैं हम, मैं वो आगे बताऊंगा कि कितने हमारे बनाने लायक हैं। ठीक है, और अगर मैं देखूं कि साइंस में क्या है, तो साइंस में बायोलॉजी से 8-10 प्रश्न है, और बायोलॉजी से अगर देखेंगे जैसे सेल्स है अच्छे से घोट दो, प्लांट है अच्छे से घोट दो, तो कुछ चीजें जैसे रोग है, रोग से सीधा बायोलॉजी में रोग तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, तो जो डिसीज हैं उनको रट दोगे, दोनों शिफ्टों का प्रश्न बन जाता। तो बायोलॉजी के प्रश्न मुश्किल नहीं है, जो आप पढ़ते हो एक्चुअली बायोलॉजी में वही पूछा जा रहा है। ठीक है, फिजिक्स भी आसान आ रही है, फिजिक्स भी 4 क्वेश्चन, मान लीजिए 8 क्वेश्चन आए हैं, तो 4 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल है और 4 क्वेश्चन आपकी थ्योरी से है। क्लोरोफिल वगैरह से भी क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो उस तरह से, और फिजिक्स से आप देखेंगे तो जो आपके मेन चैप्टर्स होते हैं उनसे प्रश्न बन रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है तो वहां से प्रश्न बन रहा है। ठीक है, तो उस तरह से तो फिजिक्स का कोई मतलब, आप कहेंगे जो 10th की एनसीईआरटी जिसने पढ़ी है उनका प्रश्न बहुत आराम से बनेगा। और अगर आपने, क्योंकि फिजिक्स में तो हमें एज इट इज इस तरह से मिला है कि सर धर्मेंद्र सर ने जो चीज कराई थी बिल्कुल एज इट इज वो पूछी जा रही है, ये क्योंकि फिजिक्स बाहर गई नहीं है। मैं मतलब कोई और टीचर भी पढ़ा होगा उसका भी ऐसे ही मिल रहा होगा, तो फिजिक्स की बहुत टेंशन नहीं है, बायोलॉजी की बहुत टेंशन नहीं है। टेंशन की एक चीज लगेगी आपको, केमिस्ट्री। 4-6 प्रश्न जो इसके आ रहे हैं वो थोड़ा सा डीपली पूछ रहा है, वो उतना आसान नहीं है, मतलब ये रिएक्शन से क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो रिएक्शन से क्वेश्चन जब भी आएगा तो वो बॉन्ड से क्वेश्चन पूछ रहा है, कार्बन बॉन्ड, तो ये थोड़ा डीप क्वेश्चन माना जाता है जब भी इस तरह के क्वेश्चन, रिएक्शन से क्वेश्चन हो गया, बंद से क्वेश्चन है, तो फिर वो थोड़े से डीप होते हैं। तो इनको एक बार और पढ़ा दिया जाए तो फिर कितना बढ़िया रहेगा ना चीजों को। ठीक है, वो सब मैं अभी बताने वाला हूं कैसे पढ़ेंगे। ऑल सब्जेक्ट्स से 2-3 प्रश्न है, और सारा करंट अफेयर्स ये 17-18 का, क्योंकि ये ऑल सब्जेक्ट भी ना ये बच्चे बता नहीं पा रहे हैं, वो भी करंट से रिलेट कर रखा होगा। भाई 20 के 20 प्रश्नों को उसने बोला है कि जीके करंट अफेयर से रिलेट करके पूछेंगे हम आपसे, ये उसने सिलेबस में दिया है, इसलिए वो पूछ भी रहा है, तो उसकी गलती नहीं है। गलती सिलेबस को ना समझ के आपके जो रूढ़िवादी सोच है उससे चलने की है। हम लोगों को इसलिए चलना पड़ता है क्योंकि आप उसको वैसा ही चाहते हो। ठीक है, पर अब आगे आपको भी रहेगा कि जो सिलेबस में लिखा है उससे ऊपर कुछ भी नहीं है,
मत पढ़ो ज्योग्राफी, मत पढ़ो हिस्ट्री, कुछ भी नहीं पूछा है। हिस्ट्री तो वैसे भी प्राचीन काल की चीजें हैं, जो पहले हो चुका वही तो हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री तो वैसे भी कुछ करंट का नहीं बनना है ना, तो हिस्ट्री तो यहाँ सब बेकार ही है। चलिए खैर छोड़िए, जो हुआ सो हुआ। अब क्या कर सकते हैं, आगे के पेपर को कैसे बेहतर बना सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों का आज पेपर हो गया उनके साथ तो अन्याय है, वो तो कहेंगे हमारे साथ तो अन्याय हुआ, हमें थोड़ी ना पता थी, अब से आगे के बच्चे पेपर सही कर लेंगे। तो मेरे भाई उनके लिए बता देता हूं कि जिन बच्चों को पता ही नहीं था आज वो पेपर में गए, तो जाहिर सी बात है कि आपकी शिफ्ट के सभी बच्चों का स्कोर घट रहा होगा। कल मान लीजिए सब कोई ऐसे सुन करके मुझे ऐसे करना है, मुझे इतना स्कोर करना है, मुझे ये करना है, तो उन बच्चों का बढ़ जाएगा, उन चीजों को कुछ पढ़ के भी जाएंगे। तो फिर क्या उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में होता है कि आज की शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन सबसे हाई जाएगा, सबसे ज्यादा मार्क्स आज की शिफ्ट वाले बच्चों के बढ़ जाएंगे। तो ये रहने वाला है, तो इसलिए बहुत परेशान होने की जरूरत आज के वाले बच्चों को नहीं है, ठीक है, क्योंकि आज के बच्चे सब एक जैसे हैं। और बच्चों दूसरी जो बात है रीजनिंग की, तो रीजनिंग में अगर हम देखें कि कौन सा इजी था कौन सा मुश्किल था, अब आप देखो मैं क्वेश्चन वाइज बताता हूं। रीजनिंग में 19-20 क्वेश्चन, 30 में से 30 की है ना रीजनिंग, 30 में से 19-20 ऐसे हैं कोई भी बना देगा। मॉडरेट 5-6 प्रश्न हैं और 4-5 प्रश्न आपके ऐसे हैं जो टाइम लेंगे, आपसे बन जाएंगे पर टाइम लेंगे। 5-6 प्रश्न जो बना गए तो आप अपनी रीजनिंग अगर आप 25-26 कराते हैं तो बढ़िया मानना। ये 4-5 प्रश्न इनमें से अगर 1-2 भी बना दो तो आप 27-28 तक पहुंच जाओगे, ठीक है। पर 25-26 की रीजनिंग भी अच्छी मानी जाएगी। अब मैं मैथ्स की बता देता हूं। इजी 9 से 10 प्रश्न है 25 में से, मॉडरेट 7 से 9, 9 से 10 तो वो है कि कोई भी बना देगा भाई, बच्चा भी बना देगा, कोई भी बना देगा, मैथ्स वीक भी है वो भी बना देगा। ये 7 से 9 हैं जिन्होंने चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ रखा है, और ये वो हैं जिन्होंने प्रैक्टिस बहुत अच्छी है मैथ्स में। ये वो प्रश्न है 4-6, और ये भी वो है कैलकुलेटिव है, पॉइंट वाले हैं, इस वजह से इस तरह से लग रहा है आपको। तो कुल मिलाकर के बच्चों कि अगर मैं ये देखूं कि अगर कोई मैथ्स में 25 में से 20 प्रश्न तक, 19-20 प्रश्न तक कर दे रहा है, यानी मॉडरेट इजी उसको करनी चाहिए अगर उसको सिलेक्शन लेना है तो फिर ये ठीक ठाक है ना। अगर मैं आगे बात करता हूं जीएस की, तो इजी प्रश्न 2-3 ही है, मॉडरेट 4 से 7 है, और हार्ड क्योंकि करंट अफेयर्स के उनकी आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे थे इसलिए उनको हार्ड में रखा है। तो इसलिए जीएस का जो स्कोर आज बच्चों का बन रहा है, अगर वो 9-10 भी कर पा रहा है 20 में से, तो आज के बच्चों के लिए तो ये बहुत अच्छा स्कोर है जीएस में। और मैं वो रियलिटी वाला दे रहा हूं भाई रिव्यू, है ना, ये नहीं कि मैं आपको बढ़ा चढ़ा के कुछ बता दूं, ये आज के बच्चों के लिए अच्छा स्कोर है जीएस में, ठीक है। और साइंस की बात करते हैं तो 8-9 प्रश्न आसान है और 11 से 14। अच्छी बात यह है कि ये भी बहुत मुश्किल नहीं है, ये तो कोई भी बना देगा, ये भी मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल है। पिछली बार क्या हुआ कि 10 से 12 क्वेश्चन हार्ड की टाइप थे, 15-16 क्वेश्चन बना पाना अच्छी चीज थी। इस बार ऐसा नहीं है, 20 प्रश्न बच्चा बना के आ सकता है साइंस में, इन दोनों को देखें तो। हाँ, बाद के 4-5 प्रश्न बनाना उसके लिए तो टेढ़ी हो जाएगा, लेकिन चाहे वो न्यूमेरिकल है फिजिक्स में, चाहे वो थ्योरी है, वो प्रश्न बन सकते हैं। केमिस्ट्री में से अगर कुछ बना पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर और आगे के बच्चे बना पाए उसके लिए मैं बताऊंगा अभी क्या ऑप्शन है। देखिए बच्चे, हम एक स्कोर की तरफ आते हैं अब मूव ऑन करके। रीजनिंग के 25 से 27 प्रश्न हम एक अच्छा अटेम्प्ट मानेंगे, अटेम्प्ट। मैथ्स में 22-23, और रीजनिंग और मैथ्स में जो अटेम्प्ट कर रहे हो ना, उनकी सही होने की प्रायिकता बटे में से बटे होनी चाहिए, तभी तो आप कर रहे हो। इनमें तुक्का अगर मारोगे तो भाई कैसे चलेगा। रीजनिंग मैथ्स में तो तुक्का मार के तो आपका काम हो लिया, फिर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग में। तो इनमें तो ये मान लो कि जितना अटेम्प्ट है वो सही है, सही होगा। जीएस में 8 से 10 प्रश्न बना पा रहे हो तो ये भी अच्छा माना जाएगा आज की शिफ्ट वाले बच्चों के लिए। और साइंस में, और भैया कल भी अगर आपका इतना इतना स्कोर बन रहा हो तो फालतू में टच मत करना, और 16-17 क्वेश्चन साइंस में भी ठीक ठाक स्कोर माना जाएगा। यानी अगर आपका अटेम्प्ट 71 से 77 के बीच होता है और आप श्योर हैं कि मैंने ज्यादातर चीजों को सही किया, कोई मुश्किल से एक आध क्वेश्चन ही गलत होगा, तो फिर जो है फिर आप इसमें ज्यादा अटेम्प्ट बढ़ाने की कोशिश मत करना प्लीज। ये अटेम्प्ट एक अच्छा अटेम्प्ट है आज के पेपर के हिसाब से। जो आज बच्चे 88, 90, 89 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, मैं श्योरिटी से कह रहा हूं कि वो बहुत डाउन जाएंगे स्कोर में, बहुत डाउन जाएंगे। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग उनको ले बैठेगी, ठीक है। और मैं देखिए एक आध अपवाद होगा कि नहीं सर मेरे तो सारे ही सही हैं तो आप मेरे लिए ऐसे क्यों कह रहे हो, वो अपवाद है, पर मैं 88-90 वालों की बात कर रहा हूं। अधिकतर बच्चों का यही हाल होने वाला है, वो बहुत डाउन जाने वाले हैं क्योंकि उन्होंने अटेम्प्ट कुछ ज्यादा ही कर दिए हैं, ठीक है। ये रहा आपका कितने कितने में से आना था, तो भैया 100 में से इतना स्कोर बन रहा है तो बहुत अच्छा आप अपने आप को कह सकते हो कि आप सही स्थिति में चले गए हैं। अब मेरी बात गौर से सुनना, ये कोई प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं है, मैं चाहूं तो ये ना भी करवाऊं, पर मुझे चाहिए कि आगे के बच्चों को कुछ एक राह दिख जाए कि आगे किस तरह से पेपर को अच्छा किया जा सकता है। क्योंकि देखो अगर आप नहीं करोगे, आप तो कुछ बच्चे जरूर कर लेंगे तो आप उनसे पिछड़ जाओगे, है ना। उनसे फिर आपको आपका स्कोर निश्चित तौर पे कम होना ही होना है। जो पढ़ के जाएगा, या तो कोई भी नहीं पढ़ रहा हो फिर तो सब एक जैसे, पर अगर कुछ ने पढ़ लिया इनको तो फिर वो बेनिफिट लेके जाएगा। ये डेफिनेटली मैं आज लिख करके दे सकता हूं। आप इन वीडियो के नीचे कमेंट करोगे सर बहुत फायदा हुआ, इतना ही कहूंगा बस, इससे ज्यादा कहूंगा नहीं, कह भी नहीं सकता। स्पेशल जो प्रैक्टिस सेट्स हैं इनको प्लीज करिएगा। ये जो है स्पेशल प्रैक्टिस सेट्स, इसमें वही 25 प्रश्न होंगे। प्रैक्टिस सेट तो हम पहले भी करा रहे थे, अब भी करा रहे हैं, ये स्पेशल है बस। 25 प्रैक्टिस सेट्स, 25 प्रश्न इसमें मैथ्स में आपको बहुत बेनिफिट देंगे और आपको बहुत क्लैरिटी आएगी कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स की क्लासेस रोज मिलने वाली हैं आपको। कैसे होंगी, क्यों रोज देनी पड़ रही हैं, उसका आप अंदाजा खुद लगा लीजिएगा, मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा। बायोलॉजी की क्लास आपको मिलेगी, फिजिक्स की भी मिलेगी। तो ये बायोलॉजी की क्लास तो इनकी सबकी टाइमिंग लिखी हुई है, ये तो रात को 10 बजे है, ये रात को 9 बजे है, ये 5:30 बजे शाम को अभी शुरू होने वाली होगी मेरी क्लास के बाद, और ये 8 बजे से है शाम को। तो भाई ये क्लासेस आप जरूर ले लेना। और एक बात कि जो क्लासेस पर यकीन नहीं करता और ओवर कॉन्फिडेंट है कि सर मेरा तो सब ठीक ही ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं उनके लिए कह रहा हूं शाम को 8 बजे एक स्पेशल मॉक है। स्पेशल मॉक ये सबको फ्री मिलेगा। ये क्यों कर रहे हैं यार, हमारी टीम पूरे दिन लग रही है मेहनत करने में, क्यों लग रही है खुद बताओ ना, क्या जरूरत थी हमें इसको बनाने की, कुछ बच्चों को फायदा हो जाए। और भाई इसको वो भी दें, स्पेशली वो बच्चे भी दें
कौन से? जो आज पेपर दे के आए हैं, उनको थोड़ी पता है कि मेरा क्या स्कोर रहेगा, वो आंसर की आएगी तब पता चलेगा। तो आप दे लो, जितना आपका इसमें स्कोर आएगा लगभग वैसा ही स्कोर आपका वहां आने वाला है। क्यों? समझ लेना इस बात को, जैसा स्कोर आपका आज स्पेशल मॉक में आएगा वही अंदाजा लगा लेना कि आपका स्कोर वही बनने वाला है। ठीक है, तो ये 8 बजे होगा, और वो बच्चे जिनका एग्जाम है आगे, इस स्पेशल मॉक को देकर के बहुत रिलैक्स फील करोगे कि आप कहां हैं, ये क्लैरिटी आपको आ जाएगी। और ये बहुत हिम्मत से, बहुत मेहनत से बनाया गया है। ठीक है, तो शाम को 8 बजे रोजगार विद अंकित ऐप पर इस स्पेशल मॉक को सभी लोग दें। इसका पहले से मैंने बताया था कि आज 8 बजे मिलेगा, वो आपको ये बात 10 दिन पहले बता दी थी, 8 से 10 दिन पहले। ठीक है, चलिए बच्चे, थैंक यू। हाँ, कट ऑफ देखिए यार, तुम्हें अटेम्प्ट ही बता दिया भाई, कट ऑफ तो हर जोन की अलग अलग जाएगी। इतना अटेम्प्ट कर रहे हो तो सेफ अटेम्प्ट है, अगर गलती नहीं है तो। गलती करोगे तो भाई बहुत डाउन जाओगे, वो तो जाहिर सी बात है। चलो, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।